हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपकी परीक्षा है वह 8 मई से शुरू हो रही है। ठीक है, और समय बहुत कम बचा है। आज आपकी 30 अप्रैल है और बस 6-7 दिन का समय आपके पास बचा है और इसमें आप अपनी तैयारी कर लीजिए। नहीं तो अगर किसी पेपर में बैक लग गई तो पूरा साल आपका खराब जाएगा जब तक कि दोबारा एग्जाम नहीं हो जाता। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए, पेपर जो 3 है आपका, यह है पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, और आज की क्लास में PYQ ऑफ 2022 है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपकी परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो उनको फटाफट देख लीजिए। एडम के अनुसार अनुशासन कितने प्रकार का है? तो एडम के अनुसार अनुशासन 3 प्रकार का होता है। जॉन एडम्स ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है इवोल्यूशन करके, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, एजुकेशनल थ्योरी, ये पुस्तक है जॉन एडम्स की, जिसमें अनुशासन के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दमनात्मक अनुशासन। क्या है? दमनात्मक अनुशासन। दूसरा जो है वह है प्रभावात्मक अनुशासन, और जो तीसरा अनुशासन बताया है वो मुक्त्यात्मक अनुशासन बताया है। सर, क्या बताया है? मुक्त्यात्मक अनुशासन बताया है। अब ये जो दमनात्मक है, जिसको ये दमनात्मक अनुशासन जो है ये बल और कठोर दंड पर बेस्ड होता है। प्रभावात्मक अनुशासन मतलब आप बच्चे को अपने प्रभाव से अनुशासन में लेके आइए। यहाँ टीचर का पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व, उसके आदर्श का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। ठीक है, जिससे कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है, बच्चा देख करके यहाँ पे डिसिप्लिन में आता है। फिर है मुक्त्यात्मक अनुशासन। इसमें बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे खुद डिसिप्लिन्ड हो सकें। ठीक है, तो ये 3 जो है अनुशासन के प्रकार एडम्स के अनुसार बताए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। एंड शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया किससे संबंधित है? शिक्षा की जो त्रिपदी प्रक्रिया है यह BS ब्लूम से संबंधित है, BS ब्लूम से। ठीक है, जिसको ट्राइपोलर प्रोसेस कहा जाता है। ट्राइपोलर प्रोसेस का विचार मुख्य रूप से बेंजामिन ब्लूम द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसमें त्रिपदी प्रक्रिया है तो, लेकिन 3 पद कौन कौन से बताए इन्होंने? पहला बताया है शिक्षण उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षा के माध्यम से क्या हासिल करना है, उद्देश्य क्या है। दूसरा बताया था लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चों को दिए जाने वाले अनुभव। तीसरा इन्होंने बताया था इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन, ये जांचना कि उद्देश्यों की प्राप्ति किस हद तक हुई है। ये 3 उद्देश्य जो है वो ब्लूम ने बताए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट राइट हो जाता है। ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गों की संख्या क्या है? देखिए, ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दी 1956 में दी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा था। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र। अब उसमें से जो संज्ञानात्मक क्षेत्र था उसको फिर से 6 भागों में बांट दिया। कितने? ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक उद्देश्यों को उन्होंने क्या किया? फिर से 6 भागों में बांट दिया। वो 6 भाग कौन कौन से थे? ये वाले: ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी है वह राइट हो जाता है। सीटेट में ई का मतलब क्या होता है? सीटेट में ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, है ना। सीटेट में ई का मतलब क्या है? यहाँ पे एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, चलिए, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम। देखिए, थॉर्नडाइक ने क्या किया? 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है, अब इसमें 3 मुख्य नियम, एक तो तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम और अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक के 3 सीखने के मुख्य सिद्धांत हैं। इसके अलावा 5 गौण नियम भी दिए थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा। अधिगम के प्रमुख अंग कौन कौन होते हैं? अधिगम के अगर प्रमुख अंग की बात करें, शिक्षक सिखाने का प्रमुख अंग है, शिक्षार्थी भी है, और पाठ्यक्रम के बिना क्या ही करोगे, पाठ्यक्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिगम की परिस्थितियां भी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे सारी ही चीजें जो है वो अधिगम के प्रमुख अंग हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट किसका है? गुड्स, क्वेलन हन्ना, रेमर्स एंड गेस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका जो है गुड्स वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष एवं सहानुभूति अर्थात आत्मा की सर्वोच्च शक्तियों को वास्तविक रूप देना है।
किसने कहा है? ये बात रॉस ने कही है सर। किसने कही है? रॉस ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। वेरी गुड। अधिगम सिद्धांत है मानसिक अनुशासन एवं साहचर्य सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत एवं क्रियात्मक सिद्धांत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? दोनों ही हो जाएंगे, दोनों ही अधिगम के सिद्धांत हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। जॉन डीवी की पुस्तक का नाम क्या है? जॉन डीवी की पुस्तक का नाम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है सर। क्या है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। यह एक विज्ञान है जो प्राणियों तथा मशीनों में नियंत्रण तथा संप्रेषण की व्यवस्था करता है। किसने कहा? डब्ल्यू वेनर, कांट, फिशर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसने कहा? डब्ल्यू वेनर का स्टेटमेंट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभिप्रेरणा की प्रविधियां क्या है? पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा, निंदा, प्रगति का ज्ञान या फिर ये सारे ही? क्या हो जाएगा? तो भैया पुरस्कार एवं दंड। ये देखिए, अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है उसको पॉजिटिव जो है सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए हम उसको पुरस्कार देते हैं। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, हम तुमको ये पुरस्कार दे रहे हैं। यदि वो गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए हम दंड का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी अभिप्रेरणा की प्रविधि है। प्रशंसा और निंदा, भाई देखिए प्रशंसा भी करते हैं बच्चों की और आवश्यकता अनुसार उसकी कमी बता करके निंदा भी करते हैं, है ना। प्रगति का ज्ञान, जब छात्र अपनी प्रगति देखते हैं तो वे और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। सारे ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। CSJM विश्वविद्यालय कानपुर किस प्रकार का विश्वविद्यालय, जो आपकी यूनिवर्सिटी है कानपुर, ये किस प्रकार का विद्यालय है? केंद्रीय है, राज्य है, संवर्धक है या फिर ओपन यूनिवर्सिटी है? बताइए क्या है? ये हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है सर। क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यशवंतराव सी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? दिल्ली, पुणे, भोपाल, नासिक? कहाँ है? तो ये आपकी नासिक में स्थित है। इग्नू में शिक्षण का माध्यम क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, दोनों? कोई नहीं? तो इग्नू में शिक्षण का माध्यम जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही है। इग्नू का पूरा नाम क्या होता है भाई बताइए? इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय नहीं। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भाई राष्ट्रीय शब्द गायब है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी होता है ना, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय होता है, लेकिन इसमें से राष्ट्रीय शब्द ही नहीं है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें से नेशनल शब्द का अभाव है। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, इसमें ओपन शब्द नहीं है। तो एक शब्द, एक शब्द सब में से हटा दिया गया है, इसलिए कोई भी इसमें क्या होगा? कोई भी उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। सही क्या होता देखिएगा? इग्नू, IGNOU ये होता है। I फॉर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इसमें से राष्ट्रीय नहीं है, है ना। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय होना चाहिए था, तब ये पूरा हमारा सही होता। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। दूरस्थ शिक्षा संबंधित है भाई, किससे संबंधित है? दूरस्थ शिक्षा जो है वो निरौपचारिक शिक्षा से संबंधित है। इसको क्या कहते हैं? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन को निरौपचारिक शिक्षा की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन इसके उद्देश्य और पाठ्यक्रम बिल्कुल निश्चित होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये औपचारिक शिक्षा, इसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। स्कूल और कॉलेज में दी जाने वाली जो नियमित, जो रेगुलर एजुकेशन है, जहां समय फिक्स है, स्थान फिक्स है, पाठ्यक्रम पूरी तरह निश्चित होते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक शिक्षा जो हम कहीं भी कभी भी सीख लेते हैं, हम अपने परिवार, समाज या जीवन के अनुभव से अचानक भी सीखते हैं। इसका कोई निश्चित समय स्थान नहीं होता है ना। हम अपने घर परिवार में सीख रहे हैं, शादी पार्टी ब्याह में सीख रहे हैं, है ना। ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। निरौपचारिक, ये औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का रास्ता है। इसमें नियम लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन परीक्षा और डिग्री का प्रावधान भी होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आप ऑप्शन जो आपका सी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना जो हुई थी ये 1991 में इग्नू के अंतर्गत हुई थी। दंडात्मक अनुशासन के आलोचक कौन है? जॉन डीवी, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल या फिर ये सारे ही? तो देखिए ये सारे ही दंडात्मक अनुशासन के आलोचक हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। मूल्यांकन है एक
प्रविधि है, विधि है, प्रणाली है, या इनमें से कोई नहीं? तो मूल्यांकन जो है वह एक प्रविधि है सर। क्या है? प्रविधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? शारीरिक विकास का उद्देश्य, ये तो शिक्षा का उद्देश्य है कि भाई हमारा जो है कि फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का चरित्र विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए। लेकिन धन संग्रह करना, पैसा इकट्ठा करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। भले ही आजकल शिक्षा को एज अ बिजनेस बना दिया गया हो, आजकल इसका उद्देश्य भले ही धन संग्रह करना हो, लेकिन एक्चुअल में शिक्षा का उद्देश्य धन संग्रह करना नहीं है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पृष्ठ पोषण के प्रकार हैं। फीडबैक जो है वह धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, दोनों ही होते हैं, दोनों प्रकार का फीडबैक होता है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गांधी जी समर्थक थे, तो गांधी जी जो है वो प्रभावात्मक अनुशासन के समर्थक थे सर। गांधी जी का मानना था कि अनुशासन थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये शिक्षक के अच्छे चरित्र, अच्छा आदर्श व्यवहार के प्रभाव से छात्रों में स्वतः डेवलप होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। पत्राचार पाठ्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं है? नियमित कक्षा शिक्षण की, व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम, श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग, या फिर पाठ लेखन। तो जो हमारी पत्राचार पाठ्यक्रम है इसमें नियमित कक्षा शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, रोज आपको क्लास जाना नहीं होता है। लैटिन भाषा में डिसिप्लस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए अंग्रेजी शब्द हमारा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ये हमारा अंग्रेजी शब्द होता है, डिसिप्लिन, है ना। तो डिसिप्लिन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लस से हुई है। क्या है? लैटिन भाषा का एक शब्द है डिसिपुलस, है ना, डिसिपुलस, इससे हुई है। इसका अर्थ शिष्य या सीखने वाला होता है। अब बड़े स्तर पर देखें तो इसका संबंध स्वयं को एक व्यवस्था या अनुशासन में रखने से होता है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन शब्द का अर्थ क्या हो गया? अनुशासन में, अनुशासन में। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है एंड हमारा कंप्लीट कंटेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और लिखिए कि सर हम CSJMU बीएड 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। आपको यहाँ से कंप्लीट प्रोसेस भेज दिया जाएगा। जब आप फीस पे करेंगे तो चारों पेपर के नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। ठीक है, PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान रहे, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जितना कंटेंट यहाँ से देंगे एनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा। पूरा का पूरा पेपर यहीं से मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मूल्यों के निर्माण में सहायक नहीं है? परिवार, विद्यालय, अध्यापक, जातीयता। क्या हो जाएगा? तो वो हमारी, देखिए परिवार मूल्यों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है, हमारा विद्यालय, अध्यापक, इस सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जातीयता का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ह्यूमनिज्म शब्द लैटिन भाषा के निम्न शब्द से लिया गया है। कहाँ से? होमो से, होमियो से, हेमो से, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये लिया गया है होमो से। कहाँ से लिया गया है सर? होमो से लिया गया है। शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ हैं। प्रभावशाली योजना बनाने में, उत्तम नियंत्रण तथा समन्वय, गुणवत्ता पर नियंत्रण, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? शिक्षा प्रणाली में उपागम के लाभ क्या हैं? सारे ही लाभ हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मानववाद शब्द जो है ये क्या है? ये मानव केंद्रित है, बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मानववाद शब्द जो है ये उपरोक्त सभी ऑप्शंस के राइट हो जाएंगे। हालांकि मानववाद को मानव केंद्रित भी माना जाता है कि इसमें सिर्फ मानव की बात हो रही है, लेकिन ये हमारा बाल केंद्रित, क्योंकि बालक भी बाल केंद्रित शिक्षा जो है, हालांकि शिक्षा से जुड़ा है कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी मानव है, शिक्षक भी मानव है। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर ऑप्शन डी को ही माना जाता है। ठीक है, कई जगह इसका आंसर सिर्फ ये भी मिलेगा और मोस्टली जगह पे ऑप्शन डी को सही माना जाता है। समन्वित शिक्षा में मुख्य प्रक्रियाएं हैं। मानकीकरण तथा एवं संस्था रहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेशन, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका आंसर राइट हो जाता है। सिस्टम अप्रोच की लिमिटेशंस क्या है? अधिक धन लगाना, अधिक समय लगाना, दोनों, कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इसमें अधिक धन और समय दोनों ही इसमें लगता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य आपका ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है, क्रियात्मक। तो कुल मिलाकर के इसमें भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है। प्रणाली उपागम है एक। क्या है प्रणाली उपागम?
शिक्षा में नई विधि है। प्रणाली उपागम शिक्षा में नई विधि है। सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के प्रकार हैं 4, 3, 5, 2। कितने प्रकार हैं? सिस्टम डायनामिक्स प्रक्रिया के 4 प्रकार हैं सर। कितने हैं? 4 प्रकार हैं। इतनी बात क्लियर है। संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? तो संप्रेषण नियंत्रण के आधारभूत तत्व में हमारा अदा, प्रदा, संसाधक ये सभी आ जाते हैं। यहाँ भी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। खेल माध्यम विधि का जनक कौन है? गांधी जी, डीवी, फ्रोबेल, रूसो। कौन कहते हैं कि प्लेवे मेथड का समर्थक यहाँ पे कौन है, जनक कौन है? तो प्लेवे मेथड का जनक है आपके फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। ठीक है। कीबरनेट्स शब्द किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा से, लैटिन भाषा से, फ्रांस भाषा से, भारतीय भाषा से। तो कीबरनेट्स शब्द जो है ये किससे संबंधित है? ग्रीक भाषा से संबंधित है। www का पूरा नाम क्या होता है? इसका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। इतनी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहता है 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को बांटा जाता है 3, 5, 6, 8 कितने भागों में? 4 दीवारी जिसको बाउंड्रीज कहते हैं। तो इसके आधार पर प्रणालियों यानी सिस्टम्स को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन? अब जैसे सिस्टम की बात हो रही है, प्रणाली, इसको खुली प्रणाली ओपन सिस्टम भी कहते हैं, ओपन सिस्टम भी कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम भी कहते हैं सर, क्लोज्ड। और तीसरा है सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड। ठीक है। अब एक एक को समझो। जो ओपन सिस्टम है ये अपने वातावरण के साथ सूचना और ऊर्जा का आदान प्रदान करती है, जैसे कि एक विद्यालय हो गया। ठीक है। क्लोज, इसमें बाहरी वातावरण के साथ कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। सेमी क्लोज्ड, इसमें वातावरण के साथ सीमित या नियंत्रित आदान प्रदान होता है। तो ये 3 जो हैं आधार हैं। 4 दीवारी के आधार पर प्रणाली को 3 भागों में बांटा जाता है। तीनों आधार हमने बता दिए। प्रणाली के मूलभूत तत्व कौन कौन से हैं? प्रणाली के मूलभूत तत्व हैं 4, जिसमें देखिए प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत किसी भी प्रणाली के 4 मूलभूत और अनिवार्य तत्व माने जाते हैं जो एक चक्र के रूप में काम करते हैं। अब इसमें एक तो आपका हो गया इनपुट। क्या हो गया? इनपुट हो गया। फिर इनपुट के बाद प्रोसेस आता है। क्या आता है सर? इनपुट हो गया, उसके बाद प्रोसेस आएगा, फिर आउटपुट निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? आउटपुट। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट या फीडबैक आ जाता है। ठीक है। फीडबैक आ जाता है। कुछ लोग इसकी जगह पे इन्वायरमेंट को लेते हैं। इनपुट वे संसाधन जो प्रणाली में डाले जाते हैं, जैसे छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम। फिर प्रोसेस होता है वो कार्य या शिक्षण पद्धति जिसके द्वारा इनपुट को बदला जाता है। फिर आपका आउटपुट, ये लास्ट स्टेप होता है, ये छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन क्या आया, है ना। फिर फीडबैक दिया जाता है प्रणाली को सुधारने के लिए, जो भी सूचना मिली है या जो भी बाहरी इन्वायरमेंट है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो प्रणाली के मूलभूत जो तत्व होते हैं वो यही 4 होते हैं। ठीक है। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता किसने दी थी? कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम को मान्यता देने वाले जॉन डीवी हैं सर। कौन है? जॉन डीवी हैं। पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी है। क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी इसको कहते हैं, जिसमें मेन फोकस सब्जेक्ट पर होता है। थ्योरी एंड इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रोबेल, हीगल, जॉन डीवी, हॉसफोर्ड। कौन है? तो वो हैं हॉसफोर्ड। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए किसने कहा? ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा। शिक्षा प्रक्रिया के मुख्य घटक शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, पाठ्यक्रम भी है। कुल मिलाकर ये सारे ही शिक्षक प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं। शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। शिक्षा का मतलब यह है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। ठीक है, तभी आप शिक्षित हैं। पाठ्यक्रम मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए किसने कहा? मुनरो, हर्न, कनिंघम, फ्रोबेल। किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है सर, फ्रोबेल ने कहा है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र जो है क्या है? पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत होता है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व क्या है? उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, ये तीनों ही क्या है? पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ऑप्शन डी राइट हो गया। करिकुलम शब्द, करिकुलम एक शब्द है। करिकुलम जो है यह लैटिन भाषा का शब्द है सर। किसका? लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें बहुत कुछ समझाने को है नहीं, इसलिए फटाफट इसको कवर कर रहे हैं। ओके, समय सीमा बहुत कम है।
चलिए 6-7 दिन बचे हैं और अभी सिलेबस बहुत बचा है। सहसंबंध के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। कितने सहसंबंध के कितने प्रकार हैं सर? सहसंबंध के 4 प्रकार। हाँ, सहसंबंध के 4 प्रकार बताए गए हैं। निम्न आंकड़े 10, 20, 30, 40, 50 का मध्यमान, जब आप इसका मध्यमान निकालेंगे तो आंसर 30 आएगा। एक बार आप इसको चेक करके देख लीजिएगा। मध्यमान का सूत्र क्या होता है? मध्यमान का सूत्र m = सिग्मा x/n होता है। मध्यमान जाना जाता है, मध्यमान जाना जाता है तो अवर्गीकृत आंकड़ों द्वारा, वर्गीकृत आंकड़ों द्वारा, दोनों के माध्यम से मध्यमान जाना जाता है। माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है, किसने कहा? तो ये बात कहने वाले गैरेट हैं। कौन? गैरेट। सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के प्रकार हैं, गुणात्मक आंकड़े भी होते हैं, मात्रात्मक, दोनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार हैं 2, 3, 4 या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 3। आंकड़ों की व्यवस्था के प्रकार कितने हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन बोडिंगटन का है सर। किसका है? बोडिंगटन का स्टेटमेंट है। सांख्यिकी यानी स्टेटस से बना है, जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये हमारा लैटिन भाषा से संबंधित है, लैटिन भाषा से संबंधित है। सर्वप्रथम सांख्यिकी शब्द का प्रयोग हुआ तो ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लगभग 1749 में इसका प्रयोग हुआ था। कब? लगभग 1749 में। एडुसेट का पूरा नाम क्या होता है? एडुसेट का पूरा नाम है एजुकेशनल सैटेलाइट। क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट। एडुसेट को कहा जाता है, एडुसेट को GSAT-3 भी कहा जाता है, GSAT-3 भी कहा जाता है। CBSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CBSE का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपके सामने, कहता है मापन है मात्रात्मक, गुणात्मक, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मापन है आपका यह मात्रात्मक है। क्या है? जो मापन है यह मात्रात्मक है। आगे बढ़िए। मुक्त प्रणाली है गत्यात्मक एवं लचीली, आत्मनिर्भर, उपरोक्त सभी या यांत्रिक है। क्या हो जाएगा? तो ये गत्यात्मक एवं लचीली। मुक्त प्रणाली जो है ये गत्यात्मक और यानी डायनामिक और फ्लेक्सिबल है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? निरौपचारिक शिक्षा का अर्थ है मुक्त विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटीज में दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। मापन है एक साधन है, एक प्राचीन धारणा है, एक सामान्य शब्द है या फिर उपरोक्त सभी। तो मापन जो है ये उपरोक्त सभी में आ जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अच्छी परीक्षा की विशेषताएं क्या हैं? जो अच्छी परीक्षा होती है उसमें वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट हो जाते हैं। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, किसका स्टेटमेंट है? तो ये रॉस महोदय का स्टेटमेंट है। आगे बढ़िए। निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है, किसने कहा? गुड, रॉस, ब्राफी, सिम्पसन। किसका स्टेटमेंट है? तो ये आपका गुड का स्टेटमेंट है। CV गुड इनका नाम है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक का कौन गूंगा मित्र कहा जाता है? श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, शिक्षार्थी या चौक डस्टर। तो गूंगा मित्र किसको कहा गया है? ब्लैक बोर्ड को गूंगा मित्र कहा गया है। किस प्रकार के शिक्षण कौशल विकास हेतु प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण, वृहत शिक्षण, दोनों या फिर कोई नहीं। तो वो आपका सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन के उपकरण है निरीक्षण प्रविधि, प्रश्नावली प्रविधि, साक्षात्कार प्रविधि या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षण यानी कि NTA द्वारा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के द्वारा होता है। परीक्षण के प्रकार हैं अध्यापक निर्मित परीक्षाएं, प्रमापीकृत परीक्षाएं, सामान्य परीक्षाएं, दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसमें आपका A और B दोनों आ जाएंगे। मूल्यांकन परीक्षा प्रश्नों का ऐसा समूह है जो किसी कौशल या योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। किसका स्टेटमेंट है? गैरेट का स्टेटमेंट है सर। किसका है? गैरेट का स्टेटमेंट है। सार्वभौमिक मूल्य हैं, कौन कौन इसमें सार्वभौमिक मूल्य हैं? तो देखिए सत्य एवं सदाचार, शांति, प्रेम, अहिंसा,
ये सभी सार्वभौमिक मूल्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। सहायक सामग्री के प्रकार हैं 2, 3, 4, 5। सहायक सामग्री के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपकी श्रव्य भी आती है, दृश्य भी आती है और श्रव्य दृश्य भी आ जाती है। शिक्षक व्यवहार का सूक्ष्म शिक्षण है एक, क्या हो जाएगा? पृष्ठपोषण की प्रविधि। पृष्ठपोषण की प्रविधि। दृश्य श्रव्य सामग्री वह युक्ति है जो अध्यापक और अध्ययन सामग्री को आसान तथा प्रभावशाली बनाती है। किसने कहा? ये जूट का स्टेटमेंट है सर। किसका है? जूट का स्टेटमेंट है। मनुष्यों के मध्य अर्थपूर्ण अंतःक्रिया की प्रक्रिया संप्रेषण है। किसने कहा? तो ये बात किसने कहा है? ये कहा है मैकफॉरलैंड ने। किसने? मैकफॉरलैंड का स्टेटमेंट है। सर्वप्रथम सूचना विज्ञान शब्द स्थापित हुआ था 1950 में स्थापित हुआ था। सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार हुआ। ये सर्वप्रथम फोटोस्टेट का आविष्कार 1900 में हुआ। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। आईसीटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका सेकंड सेमेस्टर में 3rd पेपर था। शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोग होता है शिक्षक को समझने में, शिक्षार्थी को समझने में, शिक्षण विधियों को समझने में, सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग कहाँ होता है सर? इसका सभी शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। संप्रेषण के स्तर हैं। संप्रेषण के 3 स्तर बताए गए हैं। विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। किसने कहा? तो ये क्वेलन एंड हन्ना का स्टेटमेंट है। मूल्यांकन प्रयोग किया जाता है बीएस ब्लूम आयाम में, आईके डेविस आयाम में, हिल्दा टाबा आयाम में या फिर सरन आयाम में। किस में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका बीएस ब्लूम आयाम में प्रयोग किया जाता है। शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान का विकास किया गया किसके माध्यम से? तो ये शिक्षण के विकासात्मक प्रतिमान का जो प्रयोग है वह जीन पियाजे द्वारा प्रयोग किया गया। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूझ प्रतिमान विकसित किया गया प्लेटो द्वारा, रॉस द्वारा, फ्रोबेल द्वारा या फिर क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसके द्वारा? तो सूझ प्रतिमान जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? प्लेटो के द्वारा विकसित किया गया था सूझ प्रतिमान। ओके, चलिए दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण हैं प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान, नियम प्रतिमान या फिर उपरोक्त सभी। इसमें भी आपका ऑप्शन जो डी है वह उपरोक्त सभी वाला राइट हो जाएगा। एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ फोर्स, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, नन ऑफ दी एबव। तो इसमें आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो जाएगा। एनसीटी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में, 1995, 1997 या फिर 98। क्या हो जाएगा? ये आपका 1995 हो जाएगा सर। इतनी बात क्लियर है। मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ 1960 से, 1967 से, 1980 से या फिर 1990 से। तो ये आपका 1960 से मूल्यांकन आयाम प्रारंभ हुआ। डेविस आयाम का दूसरा नाम क्या है? डेविस आयाम का दूसरा नाम है प्रबंधन आयाम। क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट अप्रोच। इतनी बात क्लियर है। अच्छा प्यारे दोस्तों, हम आपको नोट्स के लिए बता रहे थे, ठीक है? तो उसके लिए जो नंबर आपको दिया गया है वहाँ पे ये देखिए, यहाँ भी आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे व्हाट्सअप करिए और अपने नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। समय बहुत कम बचा है और मैं फिर कह रहा हूँ कि देखिए बहुत मेहनत से बहुत अच्छे, ये आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप 75 आउट ऑफ 75 भी यहाँ पे ला सकते हैं। सब्जेक्टिव में इतने कभी नहीं आते, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप ला सकते हैं, ठीक है? तो पढ़ाई करके पूरे के पूरे अच्छे मार्क्स लाइए और आगे जो आने वाली वैकेंसीज हैं उसमें अपनी सीट पक्की करिए, ठीक है? नहीं तो अगर एक भी सब्जेक्ट में बैक लग गया तो पूरा साल खराब जाएगा, है ना? किसी भी फॉर्म में अप्लाई, किसी भी वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना मजबूत रखो बेस, है ना? तो समय बहुत कम बचा है, पढ़ाई शुरू कर दो। अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई नहीं शुरू की आई थिंक। चलिए, तो इसमें हर्बर्शियन अप्रोच प्रारंभ हुआ 1960 से पहले। 1960 से पहले मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम क्या है? मूल्यांकन आयाम का दूसरा नाम ब्लूम आयाम है। चलिए, व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया हिल्दा टाबा ने, क्रो एंड क्रो ने, व्हाइटहेड ने या फिर कोई नहीं। तो इसमें से आपका हिल्दा टाबा हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राइट है। सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित हुआ, सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान जो है वह 1976 में विकसित हुआ था। और आपको एक बात बता दें कि हमारा व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितने भी क्लासेस हम करवाते हैं सीधा वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं।
यूट्यूब पे आपको कई बार क्लास मिस हो जाती है, वीडियो नहीं मिल पाती है, तो व्हाट्सअप चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट हेंडरसन का है सर। किसका है? हेंडरसन का स्टेटमेंट है। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो हमारा लर्न विद एसपी सर, ये दूसरा चैनल है जिस पर अभी जब आपका बीएड एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा फिर इस पर हम यूपी टेट क्लासेस करवाएंगे। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस कंटिन्यू आपको चाहिए, कोई वीडियो मिस ना हो तो व्हाट्सअप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और नोट्स लेने के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप करिए। थैंक यू सो मच।